दो तीन बातें तो सही है कि बिहार की जनता लालू जी के समय के माफिया और अपहरण के उद्योग को परिवर्तन करना चाहती है, पहली चीज। दूसरी चीज कि वहां के लोगों को रोजगार मिले, वो बीजेपी दे सकती है, ये सब जानते हैं। तीसरी चीज कि वो जानते हैं सारे लोग कि बिहार में जो वातावरण है वो परिवर्तन का है। कौन सा परिवर्तन का है? वो जंगल राज के परिवर्तन का है। अब जो नीतीश का सुशासन है, तो नीतीश जी के नेतृत्व के सुशासन की वहां पर आज मांग बढ़ी है। और मैं समझता हूं कि आज अगर कोई चाहता है तो यही कि मोदी जी और नीतीश जी की जो जोड़ी है वो एक बार बिहार में और डेवलपमेंट प्रोसेस में सामने आके आए। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला। और बिजली की जहां तक बात है तो भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में ही है, जो संकल्प पत्र है उसमें ही है। और सब जानते हैं कि बीजेपी ने जो संकल्प किया है तो कहा है कि 1 करोड़ लोगों को नौकरी, तो नौकरी मिलेगी। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ नमो देवी और लखपति दीदी बनानी, वो बनेगी। यानी बीजेपी ने पहले किया है तब कहा है, और लोगों ने कभी किया नहीं है। वो लोग क्या नौकरी दे सकते हैं जो नौकरी के बदले किसानों की जो खेत की जमीनी थी उनको जिन्होंने लिया हो वो क्या भला कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि मोकामा हत्याकांड पर उन्होंने कहा कि जो है सरकार इसमें लचर है, और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रचार कर रहे हों, वहां ऐसी घटना हो जाए, वह खुद बताता है कि जंगल राज है या मंगल राज। हाँ, निश्चित रूप में सब जानते हैं कि इस प्रकार की घटना करने वालों का कहां से संबंध रहा है। जहां का बहुत सारे लोग प्रचार कर रहे हैं, सब जानते हैं कि शहाबुद्दीन पे कितने केस थे और किस प्रकार के केस थे, जिनके परिवारजनों के ऊपर कौन से केस है, सब जानते हैं। तो मुझको लगता है कि आरोप लगाने से पहले उस व्यवस्था को देखना चाहिए जिसके लिए जिम्मेदार लोग हैं। सब जानते हैं कि लालू जी पर, तेजस्वी जी पर, उनके परिवार पर कितने आरोप लगे हैं, और आरोप नहीं लगे, सजाए हुई हैं। तो दूसरों के बारे में कहना मैं समझता हूं ये ठीक नहीं है। परिवर्तन की लहर जो है वो जंगल राज की जगह परिवर्तन करके नीतीश जी का सुशासन आज वहां की जनता की पहली मांग है। ने कहा कि आज जनता चाहती है कि वर्तमान की बात हो, जहां यहाँ जनता गुजारा नहीं कर पा रही है। बिहार की जनता रोज ये सह रही है। किसी भी महिला से पूछ लीजिए कि क्या वो सुरक्षित है। 2 दिन पहले एक नेता की हत्या हुई, उससे पहले कुछ व्यापारियों की भी हत्या हुई। अब जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोगों के नाम आए हैं जो आरजेडी से जुड़े हैं अपराध में। अभी जिस प्रसंग की बात कर रहे हैं ये तो जांच का विषय है, कौन इसमें निकलता है। लेकिन इतना जरूर है कि महिलाओं से अगर आप पूछोगे तो महिला केवल मोदी में है। मोदी जी के सम्मान में महिलाओं ने जानती कि मोदी जी ही महिलाओं का सम्मान कर सकते हैं। और जिस प्रकार से महिलाओं का प्रचंड समर्थन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मिल रहा है, मैं समझता हूं कि बिहार का परिवर्तनकारी जो लक्ष्य है वो एक निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में महिलाओं के मतदान के रूप में प्रदर्शित होगा। आरएसएस को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि भाजपा और आरएसएस के कारण कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। देखिए कौन लोग हैं? वही लोग हैं जिन्होंने सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनने से रोका। सरदार पटेल जी ने और गांधी जी ने स्वयं कहा था, संघ के सामाजिक जो कार्य हैं, राष्ट्रभक्ति कार्य, उनकी प्रशंसा दोनों ने की थी। ये कहते हैं कि पटेल साहब ने प्रतिबंध लगाया। जब कांग्रेस के लोगों ने आरोप लगाया तो 1948 में प्रतिबंध लगा संघ पे, बात सही है। लेकिन जब जांच रिपोर्ट आई और संघ निर्दोष निकला तो सरदार पटेल साहब ने संघ के कार्यों की प्रशंसा किया। अब कितनी बार आप पटेल साहब की आत्मा को आप कष्ट पहुंचाएंगे? मैं समझता हूं कि कांग्रेस को संघ के बारे में नहीं पता। 1962 में
1965 में, 71 में। आप अगर देखो जो युद्ध हुए ना, चाहे चीन से हुए चाहे पाकिस्तान से हुए, किसने सैनिकों के लिए खून अपना अर्पण किया? कांग्रेस के लोगों ने नहीं किया था, आरएसएस के लोगों ने किया। जब भी संकट आया देश पर, अभी केरल में जो विपक्ष की शासित सरकार थी, अभी जब बाढ़ आई, वहां पर भूकंप आया, कौन गया वहां पर केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक दिखाई पड़े। कहीं पर कोई भी प्राकृतिक आपदा हो, कोई भी राष्ट्र के लिए समर्पण की भावना हो, सबसे पहले कौन जाता है? संघ के स्वयंसेवक जाते हैं। इनको संघ के बारे में क्या पता? संघ तो वो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है जिसका कार्यकर्ता अपने को राष्ट्र को समर्पित कर देता है, तन से, मन से, धन से, और वो चिंता नहीं करता। वो कभी सेना के जवान की तरह बनके वो विपक्षियों से, शत्रुओं से लड़ने के लिए भी तत्पर दिखाई पड़ता है। संघ का स्वयंसेवक कोरोना के समय, अब देखो 10 लाख से अधिक सेवा कार्य अगर कहीं किसी ने किए, अपने प्राणों का निछावर देके, संघ के कितने स्वयंसेवक कोरोना के चपेट में आकर अपने को उन्होंने एक तरीके का शहीद, मैं कहूंगा, कर दिया। लेकिन जनता को सुरक्षा मिल सके, ये सेवा भावना अगर जो कांग्रेस के एक अगर कोई निकला हो नेता घर से, नहीं निकला, कोरोना में सब अपनी सुरक्षा कर रहे थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता टोपी लगाकर कोरोना के दौरान क्या कर रहा था? घर घर दवा का वितरण कर रहा था, लोगों को अस्पताल में भर्ती करा रहा था, भोजन की व्यवस्था कर रहा था। वहां से जो प्रवासी जो जगह जगह के कहीं उत्तर भारतीय आ रहे हैं तो उनको दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम कर रहा था, कैंप लगा रहा था। आप क्या कर रहे थे? तब कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के लोग सेवा भाव में आगे नहीं आए, संघ के कार्यकर्ता सामने आए। और आज आप कहते उस पर प्रतिबंध लगाने देना चाहिए। आपका जो ये हिंदुत्व के खिलाफ, हिंदू संगठनों को आप आज वोट बैंक की भूख में आप हिंदू संगठन के को आतंकवादी बनाने की हिमाकत कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। और मैं समझता हूं कि ये जो आप तुष्टीकरण के लिए आप बार बार आप गाली देते हैं जो हिंदुत्व को या आरएसएस को, कोई तथ्य है ना? बगैर तथ्य के आप इस प्रकार करते हैं। मुझको लगता है कि जो तुष्टीकरण की दुकान थी कांग्रेस की, वो तुष्टीकरण की दुकान चुनाव में बार बार हार कर बंद हो चुकी है, उसको आप खोलिए मत। ये तुष्टीकरण की दुकान केवल सांप्रदायिकता का जहर बेचती है। इसलिए मेरा निवेदन यही है, राष्ट्र को एक रहने दीजिए और संघ की अच्छी गतिविधियों की प्रशंसा करिए ना, इनकी आलोचना मत करिए। नेहरू जी ने तो इनको अपने जो परेड निकलती है 15 अगस्त और 26 जनवरी को, उसमें शामिल किया था। आप ऐसा क्यों बताते हो इनके संगठन को प्रतिबंध करने की बातें? प्रश्नोत्तर के समय बताया कि जो एसआईआर उत्तर प्रदेश में होने जा रही है, उसमें जाति जनगणना को भी सरकार को शामिल करना चाहिए। देखिए, जो चुनाव आयोग है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में जो प्रदत्त धाराएं हैं पारदर्शी चुनाव के संपादन की, और उनमें दी गई व्यवस्थाओं के अंतर्गत वो मतदाता सूची का संशोधन इसलिए करा रहे हैं कि उसमें जो है वो जो म्यांमार के घुसपैठी हैं, रोहिंग्या हैं, जो यहाँ के उत्तर प्रदेश से चले गए हुए लोग हैं, जो अवांछनीय लोग हैं, जो बांग्लादेशी या पाकिस्तानी घुसपैठी हैं, उनके नाम हट जाए। चुनाव आयोग ने एक ऑप्शन दे रखा है कि उनको उनके कार्य में कोई अगर सुझाव देना चाहता है तो उनकी वेबसाइट पे दे सकता है। और मुझको लगता है कि संवैधानिक पद पर रह चुके लोग अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उनको चुनाव आयोग से मिलना चाहिए, चुनाव आयोग को वेबसाइट पे अपने सुझाव देने चाहिए। चुनाव आयोग तो सबकी बात सुनता है और उसके बाद निर्णय लेता है। तो इसको सार्वजनिक कहने के बजाय, एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाने के बजाय, लोगों को, चुनाव आयोग को अपना प्रत्यावेदन देना चाहिए। सर, आज कुछ लोग जो है, देखिए, मैं उन लोगों के वक्तव्यों पर नहीं देता कोई टिप्पणी जो केवल छपने के लिए सनातन को, हिंदुत्व को समय समय पर गाली देते रहते हों। जिनको राम जी में विश्वास नहीं, बजरंगबली श्री हनुमान पर विश्वास नहीं, वो इसलिए नहीं बोलते, वो इसलिए बोलते हैं कि क्रिया की प्रतिक्रिया हो और कम से कम जो
राजनीति से लोगों की चर्चाएं बंद हुई हैं, वो कहीं ना कहीं चर्चा में रहें। मैं समझता हूं कि ऐसे लोग समाज में विग्रह पैदा करने के लिए ही इस प्रकार के वक्तव्य देते हैं। और राम जी को अगर हम परिभाषित करें, कौन है राम? राम वनवासी राम के रूप में गए। केवट को, निषाद को, मल्लाह को, उन्होंने भील को, भील के साथ साथ उन्होंने रीछ को, बानर को, भालू को, सबको एकत्रित किया और एकत्रित करने के बाद उन्होंने असत्य पर सत्य की विजय स्थापित किया। समाज को जोड़ने वाले लोगों का नाम है। और ये सामाजिक संगठन जो समाज को जोड़ने की बात करते हैं, वही समाज को तोड़ने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पर उंगली उठाते हैं। यूनेस्को में शामिल किया गया, गैस्ट्रोनॉमी में शामिल किया गया है, कैसे देख रहे हैं सर? ये एक बहुत बड़ा सम्मान है लखनऊ के लिए। मैं 11 साल लखनऊ का महापौर रहा हूं। छोटी काशी के रूप में चौपटिया चले जाइए तो श्री की लस्सी, राजा की ठंडाई, वहां आगे चलोगे आप तो शर्मा जी की लालबाग में चाय, तो आप चलोगे तो तिवारी जी का दही बड़ा गणेशगंज का, तो आप कहीं चलोगे तो कबाब भी कई जगह लोगों का मिलता है जो उसको खाने वाले लोग हैं। यानी लखनऊ में चले तो सदर के ठेले का बतासा और पता चला 56 बोक की टिक्की। ये कहीं चले जाओ, दीक्षित की मटर, तो कहीं चाट है, तो कहीं सेवैयां है, तो कहीं पर लस्सी मिल रहा है, तो कहीं आप चले जाओगे तो आपको प्रकाश की कुल्फी भी मिलेगी। लखनऊ व्यंजनों का शहर है। लखनऊ एक तमीज और तहजीब का शहर है। लखनऊ पुरानी ऐतिहासिक इमारतों का केंद्र है जो अपने आप में मुगल काल से और नवाबी दौर से लेकर अंग्रेजों के शासनकाल तक की विभिन्न प्रकार की कहानियों को जहां बताते हैं, वहीं 1857 की वीरांगना उदा देवी से लेकर और तमाम प्रकार के बहुत सारे लोगों का यहां पर वर्णन होता है। ये लखनऊ अटल का लखनऊ है। लोग कहते थे ना कि लखनऊ के अटल और अटल का लखनऊ। अटल जी को ठंडाई भी अच्छी लगती थी, तो राजा बाजार की त्रिवेदी की दूध की बर्फी भी बहुत अच्छी लगती थी, तो उनको ऐशबाग के चौराहे की बाबूलाल हलवाई की आम की खीर भी बहुत अच्छी लगती थी। व्यंजन नहीं, ये स्नेह का एक समागम है लखनऊ। लखनऊ आता है तो यहां पर हिंदू और मुस्लिम का भेद समाप्त होता है। लखनऊ के एक तरफ ईदगाह है तो सामने ही रामलीला है। रामलीला होती है तो मुस्लिम तमाम जगह स्वागत करते हैं, और ईद आती है तो तमाम जगह हिंदू लोग भी सबील लगाते हैं। तो ये एक कल्चरल भी, एक सांप्रदायिक सौहार्द का भी केंद्र लखनऊ है। और यूनेस्को में इसका नाम आना, मैं समझता हूं कि लखनऊ के लिए बहुत उपलब्ध है, क्योंकि मैं 11 साल जिस लखनऊ का रहा हूं महापौर, उस लखनऊ को उन्नतशील और आगे बढ़ते देना, ये मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी भी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने भी बहुत सारी सुविधाओं को, राजनाथ सिंह जी ने भी यहां दिया। लालजी टंडन ऐसे लोग रहे जो लखनऊ की संस्कृति के प्रतीक थे। तो मैं यही कह सकता हूं कि बहुत बड़ा कदम है, बहुत शुभेच्छा है सबके प्रति। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला।